फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी भूगोल में अपना चैप्टर 3, जिसका नाम होगा खनिज एवं संसाधन। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपने लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। बच्चे बिल्कुल भी आंसर नहीं देते हैं, सिर्फ एक बच्चा है जो रेगुलर रहता है और वही आंसर देता है। उन्होंने आंसर दिया था फर्स्ट, लेकिन इसका आंसर काली मिट्टी है। निम्नलिखित में से हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है? तो उसका आंसर था काली मिट्टी। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है थैंक यू सो मच, एप्रिशिएशन। लेकिन क्या है कि आपका क्वेश्चन आंसर सही नहीं था, लेकिन आपने आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह से आंसर देते हैं तो लगता है कि हाँ, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग रेगुलर देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं या वीडियो स्किप कर देते हैं, तो यूपीएससी भी उनको एक दिन स्किप कर देगा। ठीक है, और वो लबासना नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जहाँ से नींव होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पहुंचने की, लबासना पहुंचने की, वो है एनसीईआरटी, और आप उसी को ही स्किप कर रहे हैं। तो फिर देखिए, यूपीएससी आपको ज़रूर एक दिन स्किप कर देगा। ठीक है, चलिए, वरना तो आप क्या है कि डिलाइट आईएएस पे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको रेगुलर एनसीईआरटी की क्लासेस मिल रही हैं, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, हमें भी मोटिवेट कीजिए कि हाँ, आप हमारे सपोर्ट में हैं। चलिए, तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे टॉपिक है खनिज और शक्ति संसाधन। तो खनिजों के बारे में हम बात करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है ना। आप सभी को पता है कि हमारे पास कौन कौन से खनिज हैं, जैसे हमारे पास लोहा है, बॉक्साइट है, ये सब जो क्या है, ये खनिज हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इनमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप तो है नहीं ना। यहाँ आपने कहीं देखा है कि कोई बॉक्साइट बना रहा है, कोई अभ्रक, ये सब चीज़ें बना रहा है मानव जाके? नहीं ना। तो ये सब हमारे पास प्राकृतिक रूप से चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं। तो ये खजाना हमारे पास है ना। और क्या है कि खनिज जो है वो सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। क्यों नहीं है? हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जब पृथ्वी का जो भूतल है, जो धरती है, वही एक समान नहीं है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पठार हैं, तो कहीं जल है तो कहीं रेगिस्तान है। उसी प्रकार से खनिज भी असमान रूप से वितरित हैं। ठीक है, कहीं किसी देश के पास लोहा अयस्क सबसे ज़्यादा होगा, तो किसी के पास यूरेनियम ज़्यादा है, किसी के पास तांबा ज़्यादा है। इसी तरीके से असामान्य रूप से ये बटे हुए हैं। बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार की। तो खनिज कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। यदि हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारी समरी क्लास है, समरी नहीं, फिर ये पूरा बड़ी क्लास बन जाएगी, है ना। हमें चूँकि समरी पे ध्यान देना है, तो हम शॉर्टली पढ़ेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही ध्यान देंगे। तो खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक में जो आते हैं लोह और अलोह। धात्विक की बात कर लेते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, और धातु एक कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं। बात करें अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक खनिज है। ये एक बहुत छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन क्या होता है कि हम अपना बेसिक भूल जाते हैं और यूपीएससी वहीं खेल जाता है। ये एक छोटी सी बात है कि ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम क्या है? अधात्विक खनिज है। और कभी कभी क्या करेगा यूपीएससी, आपको इसी में उलझा देगा, वो यहाँ पे धात्विक दे देगा, और आप क्या है कि भूल जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आप इसको सही करके आ जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है एनसीईआरटी के फ़ायदे, जो पढ़ने से ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं खनिजों के बारे में कि खनिज की जो ये है निष्कर्षण है खनिजों का, उसके बारे में बात करते हैं। तो खनिजों का निष्कर्षण कैसे कैसे होता है? खनन से होता है, प्रवेधन, आखनन, ये सब प्रक्रिया हैं खनिज को बाहर निकालने की।
विवृत खनन और कूपकी खनन, हम इन सब शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। कूपकी खनन, देखिए कुछ नया सा शब्द आपको लग रहा होगा, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सालों से, कई लाख सालों से ये दबे होते हैं खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया आपको पता होगा खनन कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है ना। लेकिन आगे बात करें, अधिक गहराई से निश्चित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए एक कूप का यूज़ किया जाता है ना। एक कूपी का यूज़ किया जाता है और उस कूपी से इस खनन को निकाला जाता है अधिक गहराई से। तो अधिक गहराई से निकालने के लिए एक कूपी का जो उपयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कूपकी खनन कहा जाता है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के कहाँ है, बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है, उन्हें कूपकी खनन से ही निकाला जाता है। और क्या है, उन्हें बाहर निकालने के लिए जो गहन खुदाई होती है उसे क्या बोला जाता है, परवेदन बोला जाता है। तो ये कुछ शब्दावली थोड़ी सी आपकी क्लियर हो गई होंगी। बात करें आगे आखनन के बारे में, तो सतह के निकट स्थित खनिजों की इस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर, मतलब जो पास में होते हैं, सतह के निकट होते हैं, उनको जो खोदकर ऊपर निकाला जाता है, तो उसे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। चलिए, ये तो थी छोटी सी बातें, ज़रूरी होता है जानना कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है ना। खनिजों के वितरण के बारे में बात करें तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हर देश में पूरी पृथ्वी पर अलग अलग रूप से, असमान रूप से वितरित हैं। तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। शैलों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो उस पर हम नहीं आएंगे। हम बात कर लेते हैं सिर्फ खनिजों के बारे में। धात्विक खनिज आग्नेय शैल और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। पठारों का निर्माण किनसे होता है, आग्नेय शैल से और कायांतरित शैल से, और इन पठारों में ही क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का सिंपल सा ये कहना था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं लोहा, तांबा, बॉक्साइट। एक मिनट रुकिए, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ देश में इनका वितरण है, इन पे भी ध्यान दीजिएगा। पहले आप यहाँ देखिए, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, इनको एक कुछ चिन्हों से प्रेजेंट किया गया है, जिससे आपको आसानी होगी विश्व में इन्हें देखने में कि कहाँ पे क्या खनिज ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं देशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, कि किस महाद्वीप में कौन से खनिज अधिक पाए जाते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का अधिक से अधिक टिन, ये टेन नहीं है, ये टिन है, टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। बात करें चीन की, तो चीन तो वैसे भी खनिजों में बहुत ही ज़्यादा निपुण है ना। चीन जो है वो शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। ये चीज़ें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूपीएससी किस में ज़्यादा जा रहा है, आपने लास्ट ईयर में देखा होगा युग्मों पे, है ना, सुमेलित क्या क्या सुमेलित है, तो वो दे भी सकता है कि देशों के नाम और खनिजों के नाम, है ना। एक सिंपल सा आंसर भी वो डाल सकता है। और अगर आप सोचेंगे कि ये तो पूछता ही नहीं है यूपीएससी, तो आपने पिछले साल देखा होगा 2021 में, 2021 सॉरी, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि खेलों पे कभी आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन क्या हुआ कि खेलों पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपीएससी का कुछ पता नहीं है, उसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। बात करें यूरोप के बारे में, तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप, यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। बात करें उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना और यूरेनियम यहाँ पे उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो
ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ठीक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे धनी है। ठीक है, खनिज संसाधनों में सबसे धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और जो तेल है वो मोस्टली क्या मिलता है, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अफ्रीका कंटेंट में ये नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के खनिजों के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह सोना, हीरा, लौह अयस्क और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी सोने में निपुण है, सोने की खानों से संपन्न है। अंटार्कटिका की बात करें तो विश्व विभिन्न खनिज नक्शे पूर्वानुमान से कुछ संभव है, मतलब जो देखा गया है अंटार्कटिका में कुछ संभवतः विशाल हैं। अंटार्कटिका के जो भूविज्ञान में पता चला है, विशाल क्षेत्र हैं जो भू प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है ना। क्योंकि कैसा है वो जो जगह है, कंटेंट कैसा है, पूरा बर्फीला है, तो वहाँ पर कुछ जो किए गए हैं, कह सकते हैं जो खोजें की गई हैं, उनसे पूर्वानुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लोहे के निक्षेप भी हैं। लौह अयस्क, सोना और चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए बात कर लेते हैं खनिजों के उपयोग के बारे में। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खनिजों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है ना। रत्नों के लिए प्रयोग किया जाता है, हीरा, सोना, सोने का आपको पता ही होगा, आप सभी गोल्ड पहनते हैं और भारत में तो गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। गोल्ड की एक डिमांड अलग ही रहती है। और बात करें कंप्यूटर के उद्योगों में भी क्या होता है, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, जो एल्यूमिनियम, ये सब जैसे खनिज क्या होते हैं, ये उद्योगों में बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं खनिजों के संरक्षण के बारे में। तो खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, अनवीकरणीय, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। और मानवीय जो उपभोग है उसकी दर की तुलना में जो इसकी निर्माण की दर है वो बहुत धीमी है। इस लाइन को समझें कि जो मानव उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है इन खनिजों का, उसकी दर इतनी हाई रेट है, उसकी रेट इतनी हाई है कि इसके निर्माण की जो रेट है, वो दर है, वो बहुत धीमी है। क्योंकि आप सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि खनिजों का निर्माण कई लाख वर्षों पहले से होता है ना। और इसको बनने में, खनिजों को बनने में बहुत साल लग जाते हैं, जो मानव जीवन से बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसलिए क्या होता है कि खनिजों की कमी आ जाती है ना। खनिजों में कमी आ जाती है क्योंकि वो बनते इतने नहीं हैं जितने वो खर्च हो जाते हैं। बात करें खनन की प्रक्रिया में जो बर्बादी की घटना होती है उसको कम करना आवश्यक है। और धातुओं का जो पुनर्चक्रण है वह भी एक अन्य तरीका है इसके संरक्षण का, जिससे खनिज संसाधनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। बात करें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा है। और परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, जैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस।
इनके लाभ हानि के बारे में लिखा गया है, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं पढ़ाने में आई इतना डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये आपकी समरी क्लास नहीं रह जाएगी, है ना। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ। आसानी से जैसे परिवहन हो सकता है खनिज तेल का, वहीं प्राकृतिक गैस का आसानी से परिवहनीय है। लेकिन जो इनकी हानि है, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का क्या होता है, अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा भी होती है, ये इसकी हानि हो गई। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, यह भी इसकी हानि हो गई। लाभ आप देख लीजिएगा, है ना, एक बार इनको पढ़ के देख लीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात करें, ईंधन और कोयला, ठीक है, ये दो स्रोत हैं, ईंधन और कोयला। इनके भी लाभ और हानि दिए गए हैं, इस पे भी आप एक बार नज़र डालिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में यदि हम एक छोटी सी डिटेल देखें कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं, तो पौधों जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में वो क्या होते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा, ये सब मुख्य स्रोत हैं जो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। और इनके खनिजों के भंडार कैसे हैं, सीमित हैं। ठीक है, ये भंडार सीमित हैं। कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोग उद्योग जैसे लोहा इस्पात इन सब में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। बात करें भारत की, तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में भी इन जगहों पर प्राकृतिक गैस मिलती है। बात करें जल विद्युत की, तो जल विद्युत विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा उत्पन्न करता है। ठीक है, जल विद्युत विश्व की ऊर्जा में 1/4 भाग हिस्सा देता है। विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। बात करें सबसे पहले जो है जल विद्युत जो किया गया था, जल विद्युत जो उत्पन्न किया गया था वो नॉर्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, नॉर्वे के द्वारा, है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब किसके उदाहरण हैं, जल विद्युत के उदाहरण हैं। और ये यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है हाल ही में, या तो 2021 में आया, मुझे याद है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन भी बन जाती है, आपको इन चीज़ों पे बस ध्यान देना आना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करें, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस कुछ गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, ये कुछ जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनकी लाभ और हानि के बारे में दिया गया है। चलिए इस पे भी एक बार नज़र डालिएगा। पवन ऊर्जा की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है, लेकिन इसकी हानि देखें तो यह ध्वनि प्रदूषण करता है। लाभ देखें तो एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है, सुरक्षित और साफ होता है। लेकिन वहीं हानि की बात करें तो पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत महंगा होता है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में भी व्यवधान आता है ना। पक्षियों के लिए भी क्या है, बहुत हानिकारक होता है। तो कुछ ये इसके हानियां हैं। सौर ऊर्जा की बात करें तो ये असमाप्य है, ठीक है, लय एक लाभ है और प्रदूषण मुक्त है। लेकिन वहीं हानि की बात करें तो बहुत खर्चीला है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी भी है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ये लाभ में ये परमाणु मुक्त है, असमाप्य है, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिलती है। और वहीं हानि की बात करें तो वन्यजीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिनाई हो सकती है। बायोगैस की बात करें तो इसका लाभ कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। वहीं हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव के कारण कुछ हैं जो हरित गृह पर ये प्रभाव डालेगा। परमाणु ऊर्जा के लाभ की बात करें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करेगा, लेकिन वहीं हानि की बात करें तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करेगा और बहुत ही खर्चीला भी है।
इसी प्रकार से भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होगा। लेकिन हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन इसके लिए खर्चीला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या था, ये चैप्टर खनिज और संसाधन थे, है ना, जिसको हमने आज देख लिया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने समरी रूप में इसको देखा है। ठीक है, शक्ति संसाधन। चलिए इस पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है और आप इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है तो इजी है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए और डिलाइट आईएएस को ऊंचाइयों पर लेके जाइए, क्योंकि आपके पंखों को हवा देने का कार्य कर रहा है और आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें ला रहा है। और आप हमें सपोर्ट करिए, डिलाइट आईएएस को ऊंचाइयों पर लेके जाइए, है ना। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए और लाइक अनलाइक प्लीज़ कुछ तो अपना आप हमें रिव्यू दे सकते हैं, है ना। तो कुछ रिव्यू दीजिए और बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू। ठीक है, चलिए।